हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक योर फेवरेट चैनल स्टडी विद जेनी। आज हम अपना 6th वीडियो लेक्चर बनाने जा रहे हैं। हमारा टॉपिक का नाम है राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। ये वीडियो आपके कॉलेज लेक्चरर आरपीएससी के लिए तो वेरी इंपॉर्टेंट है ही, साथ में नेट जेआरएफ के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और एमए में हिस्टोरियोग्राफी नामक एक पेपर चलता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और साथ में ही जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं उनके यहाँ MHI 03 एक कोर्स कोड में हिस्टोरियोग्राफी नामक पेपर चलता है, उसके लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो इतनी इम्पोर्टेंट है, इसके लिए एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत थैंक्स, और जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लें। साथ में ही मुझे कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी लगी और किस प्रकार की वीडियो जोर लानी चाहिए, जिससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशनल मिल सके और मैं ज़्यादा एनर्जेटिक रूप से और काम कर सकूं। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, उपनिवेशवादी बनाम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगी उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी कौन थे। उपनिवेशवादी का मतलब जो अंग्रेज इतिहासकार थे, जो जिन्होंने हमारा यहाँ का इतिहास लिखा, हमारी इंडियन कल्चर की आलोचना की। आलोचना ही नहीं, उन्होंने साथ साथ में निंदा भी की। तो आलोचना और निंदा में डिफरेंस होता है। आलोचना पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार की हो सकती है, जबकि निंदा हमेशा नेगेटिव रूप में होती है। राष्ट्रवादी वो लोग थे जिन्होंने अपने इंडियन कल्चर के बारे में प्रशंसा की, अपने यहाँ का इतिहास उन्होंने खुद लिखा। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, उपनिवेशवादी बनाम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन। भारतीय इतिहास के प्रति राष्ट्रवादी भावना को उभारने और धर्म, जाति, भाषाई, वर्गीय विभेद से ऊपर उठकर लोगों को जोड़ने में राष्ट्रवादी इतिहास लेखन की अहम भूमिका रही है। आरंभ में 19वीं शताब्दी में भारतीय इतिहासकारों ने उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का अनुकरण किया और इस बात पर बल दिया इतिहास वैज्ञानिक तरीकों से खोजे गए तथ्यों पर आधारित होता है, और इसमें राजनीति इतिहास और ख़ास तौर पर शासकों के इतिहास पर बल दिया गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारत का इतिहास लिखने वाले उपनिवेशवादी लेखकों और इतिहासकारों ने एक तरह से अखिल भारतीय इतिहास लिख डाला। इसके बाद जैसे ही औपनिवेशिक शासकों ने फूट डालने और शासन करो की नीति अपनाई, वैसे ही औपनिवेशिक इतिहासकारों ने भारतीय इतिहास लेखन में क्षेत्र और धर्म के आधार पर भारतवासियों के विभाजन पर जोर दिया। प्राचीन भारतीय इतिहास पर जेम्स मिल की पुस्तक और मध्यकालीन भारत में इलियट और डाउसन की पुस्तक आधारभूत ग्रंथ थे। भारतीय राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने औपनिवेशिक ढांचे का विरोध करने के लिए अपना एक ढांचा निर्मित किया। तो अब हम देखते हैं कि हमारे यहाँ क्या अंग्रेज इतिहासकारों ने हमारा यहाँ इतिहास लिखा था, जो क्या है औपनिवेशिक इतिहास कहलाया। उसका विरोध करने के लिए हमारे यहाँ जो हमारे हिस्टोरियंस थे उन्होंने अपना एक नया ढांचा निर्मित किया, जो एक राष्ट्रवादी ढांचा या राष्ट्रवादी इतिहास लेखन कहलाया। और उन्होंने ये इतिहास क्या है, धर्म, जाति और भाषाई वर्ग विभेद से ऊपर उठकर लिखा था, और इसमें राष्ट्रवादियों की अहम भूमिका रही थी। शुरुआती दौर में उन्होंने क्या है उपनिवेशवादी इतिहास लेखन का अनुकरण किया। धीरे धीरे क्या है उन्होंने अपना इतिहास स्वयं लिखना शुरू कर दिया था। और जो अंग्रेज इतिहासकार थे उन्होंने क्या है यहाँ पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई, रूल एंड डिवाइड। तो यहाँ पर क्या है बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी, क्रिश्चियन कम्युनिटीज़, मुस्लिम कम्युनिटीज़, हिंदू कम्युनिटीज़ और अदर कम्युनिटीज़ थी, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, यहाँ तक कि लिंगायत कम्युनिटीज़। परंतु सबसे बड़ी दो कम्युनिटीज़ थी, वो क्या एक हिंदू कम्युनिटी थी और दूसरी मुस्लिम कम्युनिटीज़ थी। तो उनके अंदर उन्होंने क्या है फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। जो अंग्रेज ब्रिटिशर्स थे उन्होंने एक जो कम्युनिटी थी उसको ज़्यादा सपोर्ट किया और दूसरी कम्युनिटी को उन्होंने दबाए रखा। तो इस प्रकार से उन्होंने यहाँ के जो क्षेत्र और धर्म के आधार पर भारतवासियों के विभाजन पर जोर दिया था। उदाहरण के लिए कई उपनिवेशवादी लेखक और प्रशासक इस बात पर बल देते थे
और कहते थे कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि भारत की जनता अपना शासन चलाने और लोकतंत्र के योग्य नहीं है। उनका यह भी मानना था राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय निर्माण या आधुनिक आर्थिक विकास और यहाँ तक कि बाहरी आक्रमणकारियों का सामना करने के लिए भी वो सक्षम नहीं रहे हैं। औपनिवेशिक शासन उन्हें अपने पैरों पर खड़ा होने के लायक बनाने में प्रयत्नशील है। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इस बात पर जरूरत से ज़्यादा बल दिया गया कि भारत का आधुनिक विकास करने के लिए औपनिवेशिक शासन और औपनिवेशिक प्रशासन की मौजूदगी जरूरी है। एक और जहाँ उपयोगितावादियों और मिशनरियों ने भारतीय संस्कृति की निंदा की, वहीं दूसरी ओर प्राच्यवादियों ने भारतीय दार्शनिकों और सन्यासियों का देश कहकर प्रशंसा की। हालांकि यह कहकर भी प्रशंसा की गई, परंतु इसमें यह अंतर्निहित था कि भारतीयों में ऐतिहासिक दृष्टि से राजनीतिक, प्रशासनिक और आर्थिक दृष्टि और क्षमता का अभाव है। इसलिए इस भावना को अपने आध्यात्मिक विकास करना चाहिए और पूरी दुनिया को अध्यात्म सिखाना चाहिए, जबकि अंग्रेज भारत को कि राजनीतिक, प्रशासनिक, आर्थिक मामलों और भारत से होने वाले आक्रमणों से उसकी सुरक्षा करेंगे, क्योंकि जब जब भारत पर भारतीय शासकों का शासन रहा तब तब विदेशी आक्रमणकारियों ने उन पर आक्रमण किया। उपनिवेशवादी लेखकों और प्रशासकों का भी यह मानना था कि अपने धार्मिक और सामाजिक संगठनों के कारण भारतीय वासियों में नैतिकता भी नहीं थी। इस प्रकार का दृष्टिकोण इसलिए विकसित हुआ क्योंकि ब्रिटिश प्रशासन रसोइयों, खानसामों व अन्य दूसरे प्रकार के नौकरों के जरिए भारतवासियों के सीधे संपर्क में आए और साहबों की खिदमती किया करते। कुछ यूरोपीय लेखकों ने भारतीय अध्यात्म की प्रशंसा की क्योंकि उनके अपने देशों में उभरते उद्योगवाद और वाणिज्यवाद के प्रति उनके मन में आक्रोश था। तो जो ब्रिटिशर्स इतिहासकार थे उन्होंने यहाँ तक कि कहा कि जो भारतीय इतिहासकार हैं या जो भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने वाले लोग हैं उनमें क्या है, यहाँ वो शासन चलाने के योग्य नहीं है, वो लोकतंत्र चलाने के योग्य नहीं है। उन्हें क्या है, अपना शासन चलाने के लिए किसका सहारा लेना होगा, ब्रिटिशर्स का सहारा लेना होगा। ब्रिटिशर्स लोग ही उनके यहाँ क्या है, उनके प्रशासन की सुरक्षा कर सकते हैं और जो बाहरी आक्रमणकारी हैं उनसे उनकी रक्षा कर सकते हैं। उनका ये मानना है जब जब इंडियंस ने रूल किया तब तक जो बाहरी आक्रमणकारी थे उन्होंने यहाँ पर आकर आक्रमण किया और वो अपनी सुरक्षा नहीं कर पाए, उन्होंने यहाँ तक भी कह दिया था। और कई औपनिवेशिक इतिहासकारों का यह भी मानना था कि पूर्व के अन्य देशों की तरह तानाशाहों और बादशाहों द्वारा शासन किया जाना भारत की नीति और आदत रही है, इसलिए भारत में ब्रिटिश राज को भी निरंकुश और तानाशाह होना पड़ा। इस दृष्टिकोण को प्राचीन निरंकुशता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा इन लेखकों ने यह भी कहा कि भारत में जन कल्याणी राज्य जैसी कोई संकल्पना नहीं थी। इसके उलट तानाशाही होने के बावजूद अंग्रेज जन कल्याण के प्रति संवेदनशील और उदार हैं। तो कई औपनिवेशिक इतिहासकारों ने यह माना कि पूर्व के अन्य देशों की तरह तानाशाहों और बादशाहों द्वारा शासन किया जाना भारत की एक नीति बन चुकी है, पुरानी आदत बन चुकी है। उसके भाग्य में तो ऐसा ही लिखा है कि बाहर के लोग यहाँ पर आए और तानाशाही करें और यहाँ बादशाहत एक करें। उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो निरंकुश और उनको तानाशाह होना पड़ा, उसके बावजूद भी वो लोग क्या हैं, यहाँ पर जन कल्याणकारी रूप से कार्य कर रहे थे, जबकि यहाँ जो इंडियंस में ये चीज़ें दिखाई नहीं देती थी। और इसी चीज़ को क्या कहा गया, भारत में ब्रिटिश राज को भी निरंकुश और तानाशाह होना पड़ा। उस दृष्टिकोण को प्राचीन निरंकुशता के सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। औपनिवेशिक लेखकों ने भारतवासियों के बारे में यह भी कहा कि यूरोपीय लोगों जैसे राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी, इसलिए कोई राष्ट्रीय एकता भी नहीं थी। भारतीय वासी हमेशा विभाजित रहे। एक और जहाँ यूरोप में प्राचीन यूनान और रोम के समय से ही लोकतांत्रिक विरासत की परंपरा चली आ रही है, वहीं प्राच्य या पूर्व में लोग तानाशाही शासन के आदी थे और भारतवासियों में नव परिवर्तन और सृजनात्मकता का अभाव था। इसलिए विभिन्न संस्थाएं, रीति रिवाज, परंपरा, कला और शिल्प
आदि अधिकांश चीज़ें बाहर से आई थी। तो औपनिवेशिक लेखकों का यह मानना था कि जो राष्ट्रवादी लोग हैं या यहाँ के इंडियंस हैं उनमें अपने राष्ट्र के प्रति कोई भावना नहीं है। यहाँ पर क्या लोगों में यूनिटी नहीं है, लोग एकजुट नहीं है, वो विभाजित हैं। और यूरोप से ही उन्होंने क्या है, यूरोप में प्राचीन यूनान और रोम के समय से लोकतंत्र विरासत परंपरा में उन्हें मिला है, उस चीज़ को उन्होंने यहाँ अपनाया है। और जो भारतवासी लोग हैं उनमें कुछ नया करने की या उनमें क्रिएटिविटी का अभाव है, वो सृजनात्मक रूप से कोई कार्य नहीं करते हैं। उनके यहाँ अपने खुद के कल्चर्स, ट्रेडिशनल्स, कस्टम्स और यहाँ की जो चीज़ें हैं उन्होंने ये सब चीज़ें क्या है बाहर से अपनाई है, बाहर से अडॉप्शन की है, ग्रहण की है। प्राचीन और मध्यकालीन युग का राष्ट्रवादी इतिहास। ये तो भारतीय इतिहासकारों ने मौजूद ऐतिहासिक स्रोतों के साथ साथ खोजे गए नए स्रोतों के हवाले से उपनिवेशवादी ऐतिहासिक विवरणों का विश्लेषण कर यह सिद्ध किया कि उसने लिखी सारी बातें झूठी हैं। दशकों तक वे प्राचीन और मध्यकाल पर काम करते रहे। दो कारणों से इतिहासकारों ने आधुनिक काल पर कलम नहीं उठाई थी, हालांकि अर्थशास्त्रियों ने भी इस बात पर लिखा। तो प्राचीन और मध्यकालीन युग में जो राष्ट्रवादी इतिहास लेखन हुआ उसमें क्या है, जितनी भी ब्रिटिशर्स ने अभी तक जो बातें लिखी थी उन सब का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने ये माना कि जो इंडियंस लोग हैं वो अपना लोकतंत्र चलाने में सक्षम थे प्राचीन काल में, मध्यकाल में। तो उन्होंने प्राचीन काल में कौटिल्य का एग्जाम्पल्स दिया और मध्यकालीन में उन्होंने अकबर का, अन्य लोगों के एग्जाम्पल्स दिए जो हम आगे देखेंगे। तो उन्होंने जो ब्रिटिशर्स थे, जो औपनिवेशिक इतिहास लेखन लिखा गया था, उनकी बातों को यहाँ पर झूठा साबित किया या उनकी बातों को खारिज किया। तो उन्होंने यहाँ पर कई रीजन्स बताए कि उस टाइम उन्होंने इतिहास लेखन क्यों नहीं लिखा था, वो क्यों नहीं लिख पाए थे। सबसे पहले उन्होंने बताया उनमें से अधिकांश लेखन सरकार या सरकार नियंत्रित स्कूलों या कॉलेजों में काम कर रहे थे। उनके मन में ये भय था कि जो औपनिवेशिक शासन की आलोचना करने पर उन्हें अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है। तो उस टाइम पीरियड में क्या है, जो अधिकांश लेखक थे या तो गवर्नमेंट के अंडर स्कूल या कॉलेजों में काम कर रहे थे। उन्हें यह पता था कि भाई उपनिवेशवादी या ब्रिटिशर्स की आलोचना करना अपनी नौकरी से हाथ धोना था, तो इसलिए वो खुलकर इन चीज़ों को नहीं लिख पाए। सेकेंडली, उन्होंने समकालीन ब्रिटिश ऐतिहासिक दृष्टिकोण को स्वीकार कर लिया था कि वैज्ञानिक इतिहास समकालीन युग पर विचार नहीं करता। भारतीय इतिहासकारों और उस उपनिवेशवादी धारणा को सम्मान और गर्व से ग्रहण किया था, जिसमें यह कहा गया कि भारत एक आध्यात्मिक देश है और पश्चिम की दुनिया से इस लिहाज से महान और श्रेष्ठ है, तथा पश्चिमी सभ्यता के भौतिकवादी तुलना में भारत का नैतिक मूल्य बहुत विराट है। इसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा कि भारत केवल आध्यात्मिक क्षेत्र में ही आगे नहीं है, बल्कि प्रशासन और कूटनीतिक, साम्राज्य निर्माण, राजनीति, कराधान ढांचा और सैन्य संगठन, युद्ध कला, कृषि, औद्योगिक और वाणिज्यिक विकास के क्षेत्र में भारत की क्षमता अपार है। उन्होंने 20वीं शताब्दी के आरंभ में कौटिल्य के रसशास्त्र की काफ़ी प्रशंसा की और कहा, इससे साबित होता है कि भारतवंशी प्रशासन, कूटनीति और राज्य के आर्थिक प्रबंधन में कुशल थे। कई इतिहासकारों ने कौटिल्य का महिमागान भी किया और उनकी तुलना किसके साथ की, ब्रिटिशर्स ने कौटिल्य की तुलना मैकावली और बिस्मार्क के साथ की। तो आधुनिक भारत का बिस्मार्क किसको कहा जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को आधुनिक भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। कई इतिहासकारों ने राज्य पर धर्म के प्रभाव को खारिज किया और इस बात पर बल दिया कि भारत के राज्य धर्मनिरपेक्ष हुआ करते थे। उन्होंने इस धारणा को भी नकारा। प्राचीन भारत के शासक निरंकुश और तानाशाह हुआ करते थे। उनके अनुसार प्राचीन भारत के शासक न्यायप्रिय थे। कई इतिहासकारों ने राज्य के जन कल्याण के उदाहरण को प्रस्तुत किया और कई ने तो यहाँ तक कि कई राज्यों का राजनीतिक ढांचा आधुनिक लोकतंत्र से मिलता जुलता था। कुल मिलाकर सभी विद्वानों का यह मानना था कि सरकार गैर जिम्मेदार और मनमौजी नहीं थी। कुछ लोगों का यह मानना था कि भारतीय राजतंत्र संभवतः राजनीतिक राजतंत्र था। उदाहरण के लिए कौटिल्य द्वारा वर्णित मंत्रिपरिषद की तुलना में ब्रिटेन के प्रावी
काउंसिल से की गई थी। इसके अलावा स्थानीय स्वशासन कायम था और ग्राम पंचायतों का गठन लोकतांत्रिक चुनाव द्वारा किया जाता था। कई इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त, अकबर और शिवाजी जैसे शासकों के शासन काल में विधानसभाओं, संसदों और मंत्रिमंडल का भी हवाला दिया है। और के पी जायसवाल 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक प्रख्यात इतिहासकार के.पी. जायसवाल ने इस दृष्टिकोण के अतिरिक्त की सीमा तक आगे बढ़ा दिया। 1915 में प्रकाशित अपनी पुस्तक हिंदू पॉलिटी में उन्होंने तर्क दिया कि प्राचीन भारतीय राजनीति व्यवस्था गणतंत्र या फिर संवैधानिक राजतंत्र थी। उन्होंने निष्कर्ष प्रस्तुत किया, हिंदुओं द्वारा शुरू की गई संवैधानिक प्रगति की तुलना किसी से नहीं करी जा सकती, क्योंकि किसी भी प्राचीन राजनीतिक व्यवस्था से यह काफ़ी आगे बढ़ी हुई है। यह तर्क उस यूरोपीय धारणा को काटने के लिए था जिसमें कहा गया था यूनान जनतंत्र की जन्मभूमि है। तो अब हम देखेंगे कि प्राचीन व मध्यकालीन युग में राष्ट्रवादी इतिहास। तो हमने देखा कि भारतीय इतिहासकारों ने उपनिवेशवादी धारणा का सम्मान किया और उनके गौरव को भी ग्रहण किया, जिसमें उन्होंने भारत को कैसा देश बताया था, एक आध्यात्मिक देश बताया था। तो यहाँ पर उनकी बहुत सारी बातों का खंडन किया गया है। बहुत सारे जो ब्रिटिशर्स इतिहासकारों ने ये चीज़ें स्वीकार भी की हैं कि उस समय में यहाँ पर उनके यहाँ लोकतंत्र था, पहले से ही चला आ रहा था। और पुराने टाइम में प्राचीन काल में जो कौटिल्य थी उनकी तुलना किसके साथ की गई, मैकावली और बिस्मार्क से की गई थी। बिस्मार्क कौन थे, जिन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया था, वो बिस्मार्क थे। और आधुनिक भारत के बिस्मार्क कौन कहलाते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कहलाते हैं। तो अंग्रेजों का यह मानना था कि उनकी अपनी कोई सत्ता नहीं थी, वो अपना शासन नहीं चला सकते थे। अंग्रेजों के बिना उनकी सत्ता एक लंगड़े लूले के समान थी, उनके बिना उनका शासन तंत्र नहीं चल सकता था और बाहरी आक्रमणों से वही लोग उनकी क्या है सुरक्षा कर सकते हैं। तो उन सब चीज़ों का खंडन करते हुए राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने बताया है कि जो कौटिल्य हमारे यहाँ कौटिल्य ने जो मंत्री परिषद का वर्णन किया है उसकी तुलना किसके साथ की जाती है, ब्रिटेन में प्रावी काउंसिलिंग के साथ की गई है। और साथ ही साथ इतिहासकारों ने यह भी बताया कि चंद्रगुप्त, अकबर और शिवाजी जैसे शासकों ने बहुत अच्छा प्रशासन हमारे यहाँ पर बहुत पहले से ही चलाया था, जिसमें किसका जिक्र किया गया, विधानसभाओं, सांसदों और मंत्रिमंडल का भी हवाला दिया गया है। तो ये बताया गया कि हमारे यहाँ बहुत पुराने टाइम से ही ये मंत्रिमंडल, विधानसभाएं और सांसद चलती आ रही है। हमारा खुद का अपना एक इतिहास रहा है। हम पुराने टाइम से ही अपने सत्ता चलाने में या अपना प्रशासन चलाने में खुद ही सक्षम थे। और 1915 में प्रकाशित पुस्तक हिंदू पॉलिटी में उन्होंने यह तर्क भी दिया कि भारतीय राजनीति व्यवस्था गणतंत्र या फिर संवैधानिक राजतंत्र थी। और इस बात का भी उन्होंने खंडन किया और यह बताया कि यूरोपियों ने जो धारणा दी थी कि सबसे पहले जो जनतंत्र है या लोकतंत्र की जन्मभूमि किसको माना था, यूनान को माना था। उन्होंने इस बात का भी यहाँ पर खंडन किया गया है। राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में मूलतः इस बात के ऊपर बल दिया गया कि पश्चिम में जिसे राजनीतिक रूप से सकारात्मक माना गया वह पहले से ही भारत में मौजूद था। अतएव R.C. मजूमदार ने अपनी पुस्तक कोऑपरेटिव लाइफ इन एंशिएंट इंडिया में लिखा है, ये संस्थाएं जिन्हें हम पश्चिम की देन मानते हैं वे भारत में सदियों से पहले ही मौजूद थी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पैराग्राफ हमारे लिए। इसमें क्या है, R.C. मजूमदार एक हिस्टोरियंस हुए हैं, तो उनकी पुस्तक कौन सी थी, क्या नाम था उसका, कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट इंडिया। उन्होंने एक यहाँ पर डेफिनेशन दी है और उसमें उन्होंने कहा है कि जो हम पश्चिम की देन मानते हैं जिन चीज़ों को, वो क्या है हमारे यहाँ सदियों पहले ही मौजूद थी, अस्तित्व में थी। इस बात का उन्होंने
खंडन किया है। उपनिवेशवादी इतिहासकारों ने इस बात पर बल दिया था कि भारत हमेशा से धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति में विभाजित था और उपनिवेशवादी व्यवस्था ने इन्हें एकत्रित किया। तो उपनिवेशवादी इतिहासकारों का ये मानना था कि भारतीय कभी भी एकजुट नहीं थे, वह धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति आदि के नाम से बटे हुए थे। लेकिन यहाँ पर जो उपनिवेशवादी आए या ब्रिटिशर से अधिकारी आए, उन्होंने इनमें एकजुटता लाई, एकत्रित किया। औपनिवेशिक शासन के समाप्त होते ही फिर यह खंड खंड में विभक्त हो जाएंगे। इसके जरिए यह भी कहना चाहते थे कि भारतवासियों में देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना की कमी थी। राष्ट्रीय इतिहासकारों ने इस औपनिवेशिक स्कूल का विरोध किया और कहा कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत में सांस्कृतिक, राजनीतिक एकता तथा भारतीय राष्ट्र की संकल्पना मौजूद थी। तो क्या है, औपनिवेशिक लोगों की इस बात का खंडन क्या है, भारतीय इतिहासकारों ने किया कि उनके आने से पहले जो इंडिया था उसका खुद का कल्चर था, यहाँ की उसकी पॉलिटिक्स, यहाँ की राजनीति थी, उनमें यूनाइटी भी थी। ये सब चीज़ें एक राष्ट्र में होनी चाहिए, वो यहाँ पर सब पहले से ही मौजूद थी। उन्होंने कौटिल्य का उदाहरण देते हुए बताया कि अर्थशास्त्र में उन्होंने राष्ट्रीय सम्राट की जरूरत महसूस की थी। उनके विचार में चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर महान थे, क्योंकि उन्होंने बड़े पैमाने पर साम्राज्यों का निर्माण किया। तो इंडियन इतिहासकारों ने प्राचीन एवं मध्यकाल के जो कुछ किंग्स हुए थे उनके एग्जाम्पल्स दिए। उसके अंदर उन्होंने कौटिल्य का एग्जाम्पल दिया सबसे पहले, जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा था, और अर्थशास्त्र में उन्होंने इस बात को भी बताया कि एक किंग होना चाहिए, इस बात की उन्हें आवश्यकता महसूस हुई थी। और साथ ही साथ जब चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य और अकबर जैसे महान शासक यहाँ पर हुए हैं, उन्होंने बड़े बड़े साम्राज्यों का निर्माण किया था। उनकी अपनी यहाँ पर मंत्री परिषद होती थी, यहाँ पर उनके रूल रेगुलेशंस होते थे, उनकी अपनी सत्ता होती थी, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी सत्ता को चलाते थे। गांधी युग में इस राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में विरोधाभास पैदा हुआ। एक और भारत को अहिंसा की भूमि कहा जा रहा था, दूसरी ओर साम्राज्य निर्माताओं की सैन्य शक्ति की प्रशंसा की जा रही थी। कुछ इतिहासकारों ने अहिंसा के पुजारी होने के कारण अशोक की प्रशंसा की। कुछ इतिहासकारों ने इसी बात के लिए आलोचना की थी, क्योंकि इससे साम्राज्य कमजोर हुआ, विदेशी आक्रमणकारियों का दबाव बढ़ने लगा। तो क्या है, जो अशोक बहुत ही महान सम्राट हुआ है हमारे इतिहास में प्राचीन काल में। तो कई इतिहासकारों ने क्या है, उनके अहिंसा के पुजारी होने पर प्रशंसा की। कुछ इतिहासकारों ने उनका क्रिटिसिज्म भी किया, आलोचना भी की कि जब उनका साम्राज्य कमजोर हुआ तो विदेशी आक्रमणकारियों ने उनके ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया। राष्ट्रवादी इतिहासकारों की प्राचीन भारत के प्रति दृष्टिकोण का अति नकारात्मक परिणाम सामने आए। भारतवासियों की इस समस्त उपलब्धि के सूत्र प्राचीन भारत से जोड़े गए, हिंदू संस्कृति और सामाजिक ढांचे पर बल दिया गया तथा ब्राह्मणवादी और संस्कृति जन्य भावों को प्राथमिकता दी गई। अतीत का गौरवगान सांप्रदायवाद से जुड़ा और बाद में इसने क्षेत्रीयता को बढ़ावा दिया। 1930 के दशक के आरंभ में भारतीय अतीत के प्राचीन काल पर लिखा गया भारतीय इतिहास अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंच गया। बाद में वे लेखन की नकल की जाती रही। मध्यकाल भारत का इतिहास लिखने वाले राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास अपनाने वाले राष्ट्रवादी दृष्टिकोण को ही कमोबेश दोहराया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि उत्तरी भारत में एक सामासिक संस्कृति मौजूद थी। हिंदू और मुसलमानों में सामान्य जन और संभ्रांत जन के बीच मेल मिलाप और भाईचारा कायम था। तो जो ब्रिटिशर्स ने उनकी आलोचना की थी कि यहाँ पर क्या हिंदू मुस्लिम दोनों कम्युनिटी में कभी भी नहीं बनती थी, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे, उन लोगों में एकता का अभाव था। जबकि जो भारतीय हिस्टोरियंस थे उन्होंने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों साथ साथ रहते थे और उनको में आपसी भाईचारा था। लेकिन सच्चाई रूप से एक हिस्टोरियन के रूप में, आप क्रिटिसिज्म के रूप में देखें तो ऐसा हमारे यहाँ पर ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता था। आधुनिक युग का राष्ट्रवादी इतिहास लेखन
ये मुख्य रूप से प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास लेखन से संबंध था और इसी से उसे शोहरत भी मिली थी। आधुनिक काल के इतिहास में उनका कोई दखल नहीं था और 1947 के बाद इस धारा के इतिहासकारों ने आधुनिक भारत पर कलम उठाई। राष्ट्रवाद के दौर में राष्ट्रवादी होने का मतलब साम्राज्यवाद विरोधी होना। इसके लिए शासक और औपनिवेशिक शासन से दुश्मनी भी मोल लेनी पड़ती और शिक्षाविदों के लिए ऐसा करना संभव न था, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था और शिक्षण संस्थाओं पर औपनिवेशिक नियंत्रण था। इसलिए 1947 के बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो साम्राज्यवादी विरोधी होने में कोई खतरा नहीं था। इसलिए राष्ट्रीय आंदोलन या औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का कोई इतिहास सामने नहीं आया। उसी दौरान भारतीय अर्थशास्त्रियों ने भारत की उपनिवेशवादी अर्थशास्त्र और भारतवासियों पर इसके पड़ने वाले प्रभाव की कटु आलोचना की थी। तो हमने अभी तक जाना कि जो हमारा प्राचीन और मध्यकालीन भारत था उसमें हमने एग्जाम्पल्स लिए थे। प्राचीन काल में हमने अशोक का, कौटिल्य का और चंद्रगुप्त मौर्य का, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का, और मध्यकालीन में हमने अकबर का और उससे पहले प्राचीन काल में शिवाजी का एग्जाम्पल्स लिए थे, क्योंकि वो महान शासक हुए थे। उन्होंने अपना राजकाज बहुत अच्छे तरीके से चलाया था। उनकी खुद की राजनीति थी, उनके खुद के रूल रेगुलेशंस थे, खुद की मंत्री परिषद, उनकी काउंसिल्स होती थी, खुद की अपनी सत्ता होती थी। वो अपने अकॉर्डिंग हर चीज़ को चलाते थे। लेकिन जब आधुनिक काल आया तो हमारे यहाँ राष्ट्रवादियों का इतिहास लेखन बिल्कुल कम हो गया था, क्योंकि यहाँ पर इतिहास लिखना साम्राज्य विरोधी होना था। उसका मतलब बहुत सारे लोग उस टाइम क्या है, एक शिक्षक के रूप में संस्थाओं में यहाँ कार्य कर रहे थे, क्योंकि जो लोग अगर ब्रिटिशर्स के बारे में लिखेंगे तो उसका मतलब था कि साम्राज्य विरोधी होना। जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, उसके बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा इतिहास लिखा हुआ मिलता है, क्योंकि उस समय क्या है, उन जो साम्राज्यवादियों का विरोधी होने से कोई खतरा उत्पन्न नहीं था। 19वीं शताब्दी के अंत में दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. तेंगल, जी.के. गोखले और डी.ई. वाचा जैसे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्रियों ने उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था की विस्तृत और वैज्ञानिक आलोचना प्रस्तुत की। तो इन सब लोगों ने क्या है, जो उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था थी इकोनॉमी की, उसके विस्तृत और वैज्ञानिक आलोचना प्रस्तुत की है, क्रिटिसिज्म किया है। इनमें से कोई भी शिक्षण कार्य से नहीं जुड़ा था। तो ये दादा भाई नौरोजी, जस्टिस रानाडे, जी.वी. जोशी, आर.सी. दत्त, के.टी. तेंगल, जी.के. गोखले और डी.ई. वाचा जैसे राष्ट्रवादी अर्थशास्त्री ने उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था की विस्तृत और वैज्ञानिक आलोचना की। उसका रीजन सबसे बड़ा क्या था कि ये लोग कोई भी लोग क्या है, शिक्षण कार्य से जुड़े हुए नहीं थे, इसलिए उन्होंने खुलकर इनकी आलोचना की। अर्थशास्त्रियों जैसे के.टी. शाह, वी.सी. काले, सी.एन. वाकिल, डी.आर. गोडगिल, ज्ञानचंद, वी.के.आर. वी राव और वाडिया और मर्चेंट्स जैसे लोगों ने 20वीं शताब्दी के पहले हिस्से में उन्हीं की तर्ज पर अपनी लेखनी चलाई। तो इन लोगों ने क्या है, लेखन संबंधी कार्य किया। लेकिन उस दौरान लिखी गई इतिहास की पुस्तक में आलोचनात्मक दृष्टि देखने को नहीं मिलती थी। क्रिटिसिज्म अंग्रेजों की नहीं कर सकते थे, क्योंकि अंग्रेजों का यहाँ पर शासन था। यह दृष्टि 1947 के बाद उन्होंने खुलकर इन चीज़ों पर लिखा, क्योंकि वो साम्राज्यवादी विरोधी हो सकते थे। तो यह दृष्टि 1947 के बाद और खास तौर पर 1960 और उसके बाद विकसित हुई। हालांकि 1920 के बाद के जन आंदोलन में यह आलोचनात्मक दृष्टि राष्ट्रीय आंदोलन का एक प्रमुख हिस्सा बन चुकी थी। उदाहरण के लिए गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष बोस ने इसी दृष्टि का अनुगमन किया था। कुछ इतिहासकारों ने राष्ट्रीय आंदोलन पर टिप्पणी की थी। 1947 के कुछ राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने इसे साम्राज्य विरोधी आंदोलन के रूप में देखा। इसी प्रकार आर.सी. प्रधान, आर.सी. मजूमदार और जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारमैया जैसे राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने राष्ट्रवादी आंदोलन पर अपनी कलम चलाई।
तो हमने देखा कि 1947 से पहले जो इतिहास लिखा गया था वो सिर्फ क्या था, यहाँ पर अंग्रेज़ों का अधिकार था, तो उनके विरोध में वो लेखनी नहीं चला सकते थे। जब 1947 में भारत देश आज़ाद हुआ उसके बाद खुलकर यहाँ पर इतिहास लेखन हुआ और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन लिखा गया और उन बातों का खंडन किया गया जो औपनिवेशिक काल में जो इतिहास लिखा गया था और जो इंडियंस के बारे में बहुत सारी आलोचनाएं की गई थी, उन सब का यहाँ पर खंडन किया गया। आधुनिक इतिहासकार खेमों में विभाजित थे। ताराचंद जैसे इतिहासकारों का मानना था कि 19वीं शताब्दी में ही भारत एक राष्ट्र के रूप में निर्मित होने लगा था, जबकि कुछ इतिहासकारों का यह मानना था कि भारत प्राचीन काल से एक राष्ट्र के रूप में स्थापित था। इसके साथ ही साथ इन सभी इतिहासकारों ने भारत की बहुभाषी, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक प्रवृत्ति के रूप में भारतीय विविधता को रेखांकित किया, परंतु भारतीय इतिहासकारों ने भारतीय समाज के अंतर्विरोध को या तो नजरअंदाज किया या दरकिनार किया। उन्होंने जाति व्यवस्था, निम्न जातियों के उत्पीड़न तथा महिलाओं तथा जनजातियों के दमन को पर्दे के पीछे रखने का प्रयास किया था। हमारे आधुनिक इतिहासकार में क्या है, किसका नाम लिया गया? ताराचंद जैसे इतिहासकारों का मानना था कि 19वीं शताब्दी में भारत राष्ट्र के रूप में निर्मित होने लग गया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का यह मानना था कि प्राचीन काल से ही भारत क्या है, एक राष्ट्र के रूप में स्थापित था। तो प्राचीन काल में हमने एग्जाम्पल देखा था कि कौटिल्य हुए, अशोक हुए, इनका बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ। तो हम प्राचीन काल में देखें तो सबसे अच्छा साम्राज्य किसका देखा गया? मौर्य टाइम पीरियड का देखा गया। उनकी अपनी एक मंत्री परिषद होती थी, जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे। वो अपना शासन सत्ता, अपना राजकाज अपने हिसाब से चलाते थे। उन्होंने जाति और उस टाइम क्या है, जाति व्यवस्था, निम्न जातियों के उत्पीड़न तथा महिलाओं तथा जनजातियों को पर्दे के पीछे रखा गया, उनका इतिहास नहीं लिखा गया था। उन्होंने जाति और वर्ग उत्पीड़न के खिलाफ होने वाले आंदोलन पर भी ध्यान नहीं दिया। उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का कभी भी गहराई से जाकर विश्लेषण नहीं किया और आंख पर पट्टी बांधकर भारत का गौरवगान करते रहे। तो ये बात किसके लिए कही गई है? जो नेशनलिस्ट थे, राष्ट्रवादी लोगों के बारे में कहा गया है कि जो सब बातें उन्होंने अपने भारत देश की प्रशंसा में लिखी वो सारी बातें ही सही नहीं थी, लेकिन जो ब्रिटिशर्स ने सारी बातें लिखी, कुछ बातों में तो क्या है सच्चाई छुपी हुई थी तथ्यात्मक रूप से, कुछ बातों को उन्होंने आलोचनात्मक रूप से यहाँ पर लिखा था। हमारे भारतीय देश की उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा निंदा और आलोचना की थी। उन्होंने धर्मनिरपेक्ष दृष्टि अपनाई और सांप्रदायवाद का विरोध किया। कुल मिलाकर इतिहासकारों ने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को नज़रअंदाज कर दिया। भारतीय समाज के आंतरिक अंतर्विरोधों को नज़रअंदाज करने का प्रयास किया। वे उच्च जाति और पुरुष वर्चस्व से प्रेरित संस्कृति और सामाजिक पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे। तो पूर्वाग्रह मीन्स बायस। जब भी कोई हिस्टोरियंस कोई भी चीज़ के बारे में लिखता है तो वो किसी न किसी कारण से पूर्वाग्रह से ग्रस्त हो जाता है, बायस हो जाता है। बिना पूर्वाग्रह से अछूते रहे बिना वो इतिहास लिख ही नहीं सकता। उन्होंने जेम्स मिल द्वारा भारतीय इतिहास के हिंदू और मुस्लिम युग के रूप में काल विभाजन की अवधारणा को मानकर आधुनिक भारत के राजनीतिक विकास और भारतीय इतिहास के अध्ययन को नकारात्मक प्रवृत्ति से जोड़ा और क्षति पहुंचाई। तो जेम्स मिल ने क्या किया, यहाँ पर जो अपना इतिहास लिखा था वो क्या है, सांप्रदायवादी इतिहास कह सकते हैं। उन्होंने उसका काल विभाजन क्या है, एक संप्रदाय के आधार पर किया था। उन्होंने क्या है, प्राचीन काल को हिंदू पीरियड में बांटा और मध्यकालीन पीरियड को मुस्लिम पीरियड में बांटा और आधुनिक काल के पीरियड को उन्होंने किस पीरियड के रूप में बांटा था? उन्होंने यहाँ पर ईसाई धर्म के रूप में ना बांटकर उसको ब्रिटिशर का रूप दिया गया। जबकि उन्होंने ये दोनों विभाजन क्या है, सांप्रदाय के कालखंड पर किए थे, तो तीसरा विभाजन भी इसी प्रकार होना चाहिए था। तो इस प्रकार से जेम्स मिल का जो इतिहास लेखन है वो सांप्रदायवादी कहलाता है। तो हमें अब एक बार
इसका उपनिवेशवादी और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन का एक कंक्लूजन देखते हैं और हम देखेंगे कि जो हमारा उपनिवेशवादी इतिहास लेखन और राष्ट्रवादी इतिहास लेखन में क्या डिफ्रेंशिएट है। जब तक हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट करके नहीं पढ़ेंगे तो हम समझ नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपनिवेशवादी लोगों ने क्या है, हमारे जहाँ यहाँ की इंडियन कल्चर थी उसकी जमकर आलोचना और निंदा की और उसी के बेस पर यहाँ का हमारा इतिहास लिखा। इसके अपोजिट में जो राष्ट्रवादी लोग थे उन्होंने इंडियन कल्चर की काफ़ी प्रशंसा की और उसकी तारीफ में जो इतिहास लिखा। और अंग्रेजों ने कहा कि जो ब्रिटिशर्स लोग थे उन्होंने कहा कि भारत के लोग क्या है, अनसिविलाइज्ड थे, असभ्य थे। और जो रविंद्रनाथ टैगोर के मित्र थे थॉमसन, उन्होंने कहा, मित्र होने के नाते कहा था कि यहाँ के लोग सिविलाइज्ड तो हैं लेकिन इनकी सभ्यता कहीं ठहर गई है। साथ में ही जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने इस बात का विरोध करते हुए कहा कि हम लोग पहले से ही सिविलाइज्ड थे, हम प्राचीन काल से ही हमारी परंपरा रही है। हमारे मौर्यन कालीन पीरियड देखेंगे, उससे पहले हम कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें देखेंगे, हम देखेंगे उनकी खुद की एक मंत्री परिषद होती थी, सेना को राजकाज को चलाने के लिए मंत्री परिषद होती थी, सब लोगों का अपना अपना राजकार्य होता था। तो हम लोग क्या है, शुरुआत से ही सिविलाइज्ड रहे हैं। थर्ड में उपनिवेशवादियों ने कहा कि भारत की सभ्यता ही नहीं, उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता ही नहीं है, उनकी सभ्यता किसके ऊपर बेस है सभ्यता, उन्होंने सिविलाइजेशन कहाँ से लिया, उपनिवेशवादी लोगों से लिया। लेकिन राष्ट्रवादियों ने इस बात का खंडन किया, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ तो सभ्यता बहुत पुराने टाइम से है। उन्होंने प्राचीन काल में अशोक का एग्जाम्पल दिया। और फिर हम फोर्थ पॉइंट देखते हैं कि उन अंग्रेजों ने कहा था ब्रिटिशर्स ने कि भारत के लोग अक्षम है, वो अपनी शासन सत्ता चला नहीं सकते, वो उसके लिए क्या है, ब्रिटिशर्स ही उनकी हेल्प कर सकते हैं, उनको सिविलाइज्ड भी बना सकते हैं, साथ ही साथ वो भारी आक्रमणों से उनकी रक्षा भी कर सकते हैं। तो इस बात का राष्ट्रवादियों ने खंडन किया। उन्होंने कहा कि हम लोग तो पहले से ही सिविलाइज्ड हैं और हम अपना राजकाज शुरुआत से ही स्वयं चलाते आ रहे हैं। और भारत के लोग क्या है, ब्रिटिशर्स ने कहा कि अनसिविलाइज्ड है, असभ्य हैं, उनको उनकी कल्चर का, उनके रहने सहने और खान पान का कोई पता नहीं था। ये सब चीज़ें उन्होंने ब्रिटिशर्स से ही सीखी, ब्रिटिशर्स की ही देन है। राष्ट्रवादियों ने इस बात का भी खंडन किया कि उन्होंने कहा कि उनका अपना एक इतिहास रहा है, शुरुआत से उनके अपने ट्रेडिशंस रहे हैं, तो ये लोग शुरू से अपनी शासन सत्ता संभालते रहे। और हमने 6 पॉइंट देखा इसमें कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या है, कौन सा ढांचा अपनाया था, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी। तो फूट डालो, उन्होंने क्या एक कम्युनिटी को ज़्यादा सपोर्ट किया और साथ ही दूसरी कम्युनिटी को इन्होंने दबाए रखा। साथ ही साथ और जो उपनिवेशवादी लोग थे उन्होंने क्या है, ये कहा कि हम जब भी क्या है भारत ने शासन किया तो विदेशी आक्रमणकारियों ने इन पर आक्रमण किया, वो विदेशी आक्रमणकारियों से अपनी रक्षा नहीं कर पाते हैं क्योंकि ब्रिटिशर्स ही उनकी रक्षा कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को राष्ट्रवादियों ने खंडन किया था। तो प्राचीन काल और मध्यकालीन का इतिहास देखें तो हमने देखा था प्राचीन और मध्यकाल के इतिहास में उन्होंने, राष्ट्रवादी लोगों ने किसका एग्जाम्पल दिया था प्राचीन काल में, अशोक का, चंद्रगुप्त मौर्य का, कौटिल्य का, इन सब को रखकर जस्टिफाई भी किया था। और जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ये माना था कि जो कौटिल्य है उसकी तुलना किसके साथ की गई थी, मैकावली से और बिस्मार्क से की गई थी। और ये जो बिस्मार्क है उसने क्या है, जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और आर.सी. मजूमदार ने इस बात का खंडन करते हुए कहा था कि उनकी जो बुक थी क्या थी, कॉर्पोरेट लाइफ इन एंशिएंट। तो उन्होंने बताया था कि जो पश्चिमी सभ्यता की देन जिस संस्कृति को बताया है, ये संस्था तो हमारे यहाँ बहुत पहले से ही मौजूद थी। और उनकी इस बात का भी खंडन किया इन्होंने कि जो
यूनान को जनतंत्र की जन्मभूमि कहा जाता है, ये तो हमारे प्राचीन काल से ही चला आ रहा था यहाँ पर। और साथ ही साथ मध्यकालीन इतिहासकारों की बात करें तो अंग्रेजों ने कहा था कि मुसलमान क्या है, बहुत कट्टर थे, लेकिन उन्होंने अकबर का एग्जाम्पल दिया। उन्होंने अकबर को किस प्रकार का शासक बताया, एक धर्मनिरपेक्ष शासक बताया। लेकिन जो अंग्रेज हिस्टोरियंस थे उन्होंने उन औरंगजेब को अपोजिशन में रखा और उसको अपोजिशन में रखकर इस बात को कोट किया कि जो औरंगजेब था उसने क्या है, मुस्लिम्स को ज़्यादा सपोर्ट किया था। तो इस प्रकार से आप लोगों को आई होप मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और मुझे मोटिवेट करें, और अपने अदर फ्रेंड्स को भी मेरी वीडियोज़ को शेयर करें, जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिलता रहे और मुझे भी मोटिवेट करते रहे, मैं आप लोगों के लिए ऐसी वीडियोज़ लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।